पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि ईस्वी 1525 में बाबर ने भारत अभियान की तैयारियां आरंभ कर दी। 17 नवंबर 1525 को बाबर 25,000 नौजवानों की एक सेना लेकर काबुल से भारत के लिए चल पड़ा। उसने बदख्शां से अपने बड़े पुत्र हुमायूं को भी अपनी सेना के साथ बुलवा लिया ताकि वह भी इस अभियान पर चल सके। जब बाबर की सेना बीग्राम पहुंची तो उसे लाहौर के शासक ख्वाजा कलां ने सूचना भिजवाई कि पंजाब का शासक दौलत खां तथा उसका पुत्र गाजी खां लगभग 30,000 सैनिकों के साथ आ रहे हैं। उन्होंने कालानूर पर अधिकार कर लिया है तथा लाहौर के लिए बढ़ रहे हैं। इस कारण बाबर ने अपनी गति बढ़ा दी तथा 14 दिसंबर 1525 को सिंधु, 16 दिसंबर को कचाकोट और 24 दिसंबर 1525 को झेलम नदी पार करके पंजाब पहुंच गया। बाबर ने इस मार्ग में स्थित जूद पर्वत का भी उल्लेख किया है, जिसका प्राचीन नाम नमक की पहाड़ी था। बाबर ने इस क्षेत्र में रहने वाले बुग्यालों का भी उल्लेख किया है, जहां बरगो वह कबीला रहता था। बाद के इतिहासकारों ने इन्हें गख्खर कहा है। कुछ लोग इन्हें खोखर जाट मानते हैं। 25 दिसंबर को बाबर ने लाहौर के लिए संदेशवाहक रवाना किए तथा वहां के गवर्नर को कहलवाया कि वह दौलत खां की सेना से युद्ध न करे तथा सियालकोट आकर मुझसे भेंट करे। बाबर के जासूसों ने बाबर को सूचना दी कि पंजाब के शासक दौलत खां ने वृद्धावस्था के बावजूद अपनी कमर में 2 तलवारें बांध ली हैं तथा उसके पुत्र गाजी खां ने 30-40 हजार सैनिक एकत्रित कर लिए हैं। 27 दिसंबर को बाबर चिनाब नदी के किनारे पहुंच गया। 29 दिसंबर 1525 को बाबर तथा उसकी सेना ने सियालकोट पहुंचकर डेरा लगाया। बाबर ने लिखा है कि इस इलाके में जाट तथा गूजर बड़ी संख्या में रहते हैं, जो रात में सैनिक शिविरों में घुसकर बैलों तथा भैंसों की लूटमार करते हैं। वे बड़े ही अभागे तथा निष्ठुर होते हैं। हमारा उनसे अभी तक पाला नहीं पड़ा था, किंतु उस रात वे हमारे शिविर में घुस गए और लूटपाट करके भाग छूटे। मैंने उनकी खोज करवाई तथा जो भी पकड़े गए उनके टुकड़े टुकड़े करवा दिए। सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने लिखा है कि बाबर ने इन्हें जाट तथा जट लिखा है। ये लोग पंजाब, सिंध नदी के तट और सिविस्तान के मुसलमान किसान थे तथा यमुना के पश्चिम एवं आगरा तथा आसपास के जाटों से इनका कोई संबंध नहीं था। 1 जनवरी 1526 को बाबर ने कालानूर नामक स्थान पर अधिकार कर लिया। 5 जनवरी 1526 को बाबर तथा उसकी सेना ने मिलवट का किला घेर लिया। पंजाब का शासक दौलत खां तथा उसका पुत्र गाजी खां इसी किले में मौजूद थे। जब दौलत खां को लगा कि बाबर से पार पाना कठिन है, तो दौलत खां ने बाबर के पास प्रस्ताव भिजवाया कि गाजी खां बाबर के भय से जंगलों में भाग गया है। यदि मुझे क्षमा कर दिया जाए तो मैं मिलवट का किला आपको समर्पित करने तथा आपकी सेवा में उपस्थित होने को तैयार हूं। इस पर बाबर ने दौलत खां को अभयदान देते हुए अपने पास बुलवाया। जब दौलत खां बाबर के समक्ष उपस्थित हुआ तो बाबर ने उससे कहा कि वह घुटनों के बल झुककर सलाम करे। दौलत खां ने वैसा ही किया। इसके बाद बाबर ने एक दुभाषिए की सहायता से दौलत खां को फटकारा कि मैंने तुझे अपना पिता कहा, मैंने तेरी अभिलाषा से अधिक तुझे सम्मान दिया, मैंने तुझे तथा तेरे पुत्रों को बिलोचियों के दरवाजों की ठोकरें खाने से बचाया, तेरे परिवार तथा हरम को इब्राहिम लोदी की कैद से मुक्त करवाया, तातार खां की विलायत में 3 करोड़ तुझे प्रदान किए। मैंने तेरे साथ कौन सी बुराई की थी जो तूने इस प्रकार अपनी कमर में दोनों ओर तलवारें लटकाकर मेरे राज्य पर आक्रमण किया। बाबर के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि जब दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने
दौलत खां से नाराज होकर उसके परिवार को कैद कर लिया था तथा दौलत खां बलोचों से सहायता की याचना कर रहा था, तब बाबर ने दौलत खां की सहायता की थी तथा दौलत खां को न केवल दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के कोप से बचाया था, अपितु दौलत खां के पिता तातार खां के राज्य में से हिस्सा भी दिलवाया था। बाबर द्वारा लिखे गए विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि दौलत खां का बड़ा पुत्र गाजी खां तो अपने पिता के पक्ष में था, किंतु दौलत खां का एक अन्य पुत्र दिलावर खां बाबर के पक्ष में था। इस कारण दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को काफी समय तक जेल में भी रखा था। संभवतः ईस्वी 1519 में जब बाबर सिंधु नदी को पार करके पंजाब तक आया था, उसी समय ये घटनाएं घटी होंगी। 7 जनवरी 1526 को बाबर ने मिलवट के दुर्ग के भीतर जाकर निरीक्षण किया। वहां बाबर ने एक विशाल पुस्तकालय देखा। यह पुस्तकालय दौलत खां के बड़े पुत्र गाजी खां का था। बाबर ने उस पुस्तकालय की कुछ श्रेष्ठ पुस्तकें अपने पुत्र हुमायूं को दे दी तथा कुछ श्रेष्ठ पुस्तकें कांधार दुर्ग की रक्षा कर रहे अपने दूसरे पुत्र कामरान को भिजवा दी। बाबर को संदेह था कि गाजी खां जंगल में नहीं भागा है, अपितु इसी दुर्ग में कहीं पर छिपा हुआ है। गाजी खां तो इस दुर्ग में नहीं मिला, किंतु उसकी बेगमें तथा बच्चे दुर्ग में ही मौजूद थे। बाबर ने दौलत खां तथा उसके कुछ अमीरों को भेरा के किले में ले जाकर बंद करने के आदेश दिए। जब बाबर का अमीर कित्ता खां इन लोगों को लेकर भेरा जा रहा था, तब मार्ग में सुल्तानपुर नामक स्थान पर दौलत खां की मृत्यु हो गई। बाबर ने मिलवट के दुर्ग से मिली संपत्ति बाकी खां नामक एक कर्मचारी को दी तथा उसे आदेश दिए कि वह यह संपत्ति लेकर बल्ख जाए तथा इसे वहां के सम्मानित लोगों और मेरे रिश्तेदारों को सौंप दे। साथ ही वहां से एक सेना लेकर तुरंत मेरे पास आ जाए। दौलत खां पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 10 जनवरी 1526 को बाबर की सेना ने जमकर शराब पी। बाबर ने लिखा है कि गजनी का गवर्नर ख्वाजा कलां कई ऊंटों पर शराब लदवा कर लाया था। उस रात ज्यादातर लोगों ने वही शराब पी तथा कुछ लोगों ने अरक भी पिया। अगले दिन बाबर ने अपनी सेना का एक टुकड़ा गाजी खां को ढूंढने के लिए आसपास के जंगलों में भिजवाया तथा स्वयं शेष सेना के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इसी दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई अलाउद्दीन लोदी अपनी सेना के साथ बाबर की शरण में आया। अलाउद्दीन लोदी को आलम खां भी कहा जाता था। बाबर ने लिखा है कि वह अपने भाई इब्राहिम लोदी से हारने के बाद पैदल तथा नंगा बुच्चा मेरे पास पहुंचा। मैंने अपने कुछ अमीरों तथा संबंधियों को उसके स्वागतार्थ घोड़ा देकर भेजा। अलाउद्दीन खां ने बाबर के समक्ष उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की। बाबर ने उसे भी अपने साथ ले लिया। जब बाबर जसवान की घाटी में पहुंचा तो इब्राहिम लोदी के कई अमीरों ने बाबर को पत्र भिजवाकर शुभकामनाएं प्रदर्शित की। जसवान घाटी में कई छोटे छोटे किले थे। हुमायूं को इन किलों पर अधिकार करने भेजा गया। हुमायूं ने न केवल इन किलों पर अधिकार कर लिया, अपितु इन किलों से बड़ी राशि प्राप्त करके बाबर को समर्पित की। अगली कड़ी में देखिए, हिसार जीतने पर बाबर ने हुमायूं को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।